साल था 1908। एक वर्कशॉप का मालिक अपने 10 साल के बेटे को रेस दिखाने रेस कोर्स लेके जाता है। अब बाकी लोगों के लिए तो वो शाम एक मामूली सी शाम थी, बट किसे पता था कि वो रेस उसकी लाइफ की सबसे बड़ी यूरेका मूवमेंट बनने वाली है। उस दिन लोगों की चीख पुकार में उसने कार से आने वाले साउंड्स को क्लोजली नोटिस किया। ऑल्सो दौड़ते हुए गाड़ियों के जलते हुए आने वाले खुशबू से उसके कई क्वेश्चंस के आंसर्स भी उसको मिले। उस दिन उस लड़के ने डिसाइड किया कि आगे जाके वो दुनिया की सबसे बेहतरीन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाएगा। उस लड़के का नाम है एंजो फरारी, जिसने उस पीरियड में कुछ ऐसी कार्स मैन्युफैक्चर की जो आगे जाके दुनिया की सबसे आइकॉनिक ऑटोमोबाइल कंपनी का हिस्सा भी बन गई, जिसका नाम है फरारी। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं लगता कि एंजो एक $80 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दे, क्योंकि जब उसने शुरुआत की तब ना उसके पास कैपिटल था, ना रिच कनेक्शंस, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब उसने शुरुआत की तब दुनिया ग्रेट डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर 2 से गुजर रही थी। लेकिन जब एंजो अपने डेथ बेड पे था तब वो $100 मिलियन का मालिक था एंड रिटायर्ड एज द ग्रेटेस्ट इंजीनियर ऑफ ऑल टाइम। सवाल ये आता है कि इटली के छोटे से शहर से आने वाला एक गरीब लड़का जिसके पास न कैपिटल था न इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, उसने कैसे एक इतनी बड़ी आइकॉनिक ऑटोमोबाइल कंपनी खड़ी कर दी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें एंजो फरारी के इस आइकॉनिक राइज से क्या सीखने मिलता है। 1908 में 16 साल के एंजो, जो बड़ा होकर एक रेस कार ड्राइवर बनना चाहते थे, लिटिल डिड ही नो कि जिंदगी ने उनके लिए कुछ और ही प्लान सेट किए हुए हैं। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो चुकी थी और 1916 आते आते इटली में एक डेडली फ्लू की भी, जिन दो ट्रेजेडीज ने एंजो के एम्बिशंस को हिलाकर रख दिया। उस समय इटली अपने वर्स्ट इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, क्योंकि फ्लू के होने वाले डेथ्स ने वर्ल्ड वॉर 2 के मार्टियर्स के डेथ के नंबर को भी आउट परफॉर्म कर दिया था। इस फ्लू ने एंजो के पिता और भाई दोनों को एंजो से छीन लिया। उस समय उनका फैमिली बिजनेस भी कोलैप्स हो चुका था, जिसने ना केवल उनके फैमिली को इमोशनली बल्कि फाइनेंशियली भी हिट किया। स्कूल ड्रॉप आउट करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के अलावा उस समय एंजो के पास और कोई ऑप्शंस नहीं बचे थे, जिसकी वजह से एक लोकल वर्कशॉप में एंजो ने एज अ मैकेनिक्स का जॉब शुरू कर दिया। 1918 में जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने की कगार पर था तब एंजो ने एक लग्जरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अल्फा रोमियो में एज अ ड्राइवर की पोजीशन में अपना जॉब स्विच कर दिया। उस समय अल्फा रोमियो में काम करने वाले कई एम्प्लॉइज एंजो को एज अ ऑर्डिनरी ड्राइवर परसीव करते। एंजो ने अपने काम को इस तरीके से ओवर डिलीवर किया कि अपने लीडरशिप, सेल्स और ऑपरेशनल स्किल्स की वजह से 1924 आते आते एंजो को कंपनी के रेस डिपार्टमेंट को मैनेज करने का मौका भी मिला। दिस इज व्हाट मार्क द बिगिनिंग ऑफ आइकॉनिक ब्रांड फरारी। अब 1929 आते आते एंजो ने अपनी रेसिंग कंपनी स्क्यूडेरिया फरारी बनाई। दिस अग्रीमेंट बिटवीन अल्फा रोमियो एंड एंजो फरारी वाज प्रीटी सिंपल। बेसिकली अल्फा रोमियो एंजो को कंट्री की मोस्ट सोफिस्टिकेटेड और बेस्ट इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करता। In return, Enzo would lead a team which would provide great cars जो इन्हें चैंपियनशिप जिता के दे सके। To give justice to the agreement, Enzo ने दिन रात एक करके एक ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जो आगे जाके दुनिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट कार्स में से एक बन गए, जिसने 1920s और 30s में चैंपियनशिप्स भी जीते। अब अगर आप एंजो होते, जिसने अपने कंपनी के लिए इतने सारे चैंपियनशिप्स ऑलरेडी जीत चुके होते, तो किसी भी नॉर्मल पर्सन की तरह एक रिकॉग्निशन, एक रेस एक्सपेक्ट करते, राइट? बट दिस वाज़न्ट द केस विद एंजो। अब क्योंकि रेस कार सेगमेंट में सस्टेन करना ऑलरेडी रोमियो के लिए एक एक्सपेंसिव ऑप्शन बन चुका था, इसलिए उसने एंजो को ही कंपनी से निकाल दिया। ऑन टॉप ऑफ दैट अगले 4 सालों तक एंजो को अपना नाम फरारी यूज करने तक भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। सोचिए, इतनी मेहनत करने के बाद, इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद आपको कंपनी से इस तरह ले ऑफ कर दिया जाए तो आपको कैसा फील होगा? टेरेबल, राइट? ऐसा ही उस दिन एंजो ने भी फील किया था। लेकिन इस बार एंजो वो बेचारा लड़का नहीं था जो सर्कमस्टांसेस के आगे हार मान जाए। इस बार एंजो ने खुद को प्रॉमिस किया कि वो आगे जाके एक ऐसी रेस कार बनाएगा जो रोमियो के लग्जरी कार्स को परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी और प्राइसिंग तीनों लेवल्स पे डायरेक्टली compete कर सके। और इसी तरह ऑटो एवियो कॉस्ट्रोजीनो, काफी इंटरेस्टिंग नाम से उसने अपने कंपनी की शुरुआत की। एंड जब वो अपने डिजाइन पर काम शुरू कर ही रहा था, समथिंग ट्रैजिक हैपेंड इन 1939। The German bombers swoop over Polish land. Polish cities and harbors are attacked. Even the capital of Warsaw itself is bombed. Germany and Italy declare war on the United States. It is the first and only time Hitler actually declares war on another nation. The wars in Europe and Asia now merge into a single gigantic world war.
the largest war in history. For those who don't know, World War II was a war between two powerful forces. Firstly, the Allied forces, which included Britain, America and Soviet Union, and on the other hand, the Axis forces, which included Germany, Italy and Japan. जब war शुरू हुई, तब Italy was attacked by British and American forces from all the sides. फैक्ट्रीज पर बम गिराए जाते हैं, लाखों लोग होमलेस हो जाते हैं और इटली का एक मेजर हिस्सा पॉवर्टी में डूब जाता है. एंड उस वक्त बट ऑब्वियस नोबडी केयर्ड अबाउट रेसिंग और रेस कार्स. तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे टेरिबल कंडीशंस में फरारी कैसे सर्वाइव कर गई. अब खुशकिस्मती से इन द वेक ऑफ वॉर इटली को अपने सारे फैक्ट्रीज से वॉर इक्विपमेंट्स बनाने की जरूरत पड़ गई. उसी वक्त एंजो फरारी को गवर्नमेंट से एक बहुत बड़ा मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट में मिलता है, जिससे वो वॉर इक्विपमेंट्स बना के रेवेन्यू जनरेट कर सके. लेकिन जैसे ही एंजो अपनी फैक्ट्री को रीबिल्ड कर रहा था, उसी वक्त हिज फैक्ट्री वाज बॉम्ब्ड, जिस वजह से उसे अपनी फैक्ट्री नए लोकेशन पर शिफ्ट करनी पड़ गई. एंड यू नो व्हाट, जब एंजो अपनी फैक्ट्री को वापस से रीबिल्ड कर रहा था, हिज फैक्ट्री वाज बॉम्ब्ड अगेन. अब आप बताएं, अगर आप एंजो होते जिसके भाई और पिता दोनों इस दुनिया से गुजर चुके हैं, आपके कंपनी से आपको ले ऑफ कर दिया जाए एंड द फैक्ट्री व्हिच यू आर रीबिल्डिंग हैज बीन बॉम्ब्ड ट्वाइस, तो आपको कैसा फील होगा? टेरिबल, राइट? ऐसा ही उस दिन एंजो को भी फील हुआ था. बट यू नो व्हाट, एंजो ने अपनी फैक्ट्री को दोबारा से रीबिल्ड किया और उसी फैक्ट्री में एक सीक्रेट बिजनेस यूनिट भी रखा, जिसमें स्पेसिफिकली कार्स डिजाइन हो सके. जैसे कि कहा जाता है, ट्रू टेस्ट ऑफ पैशन इज नॉट इन द परस्यूट ऑफ ड्रीम्स बट योर अनवेवरिंग डेडिकेशन इवन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी. एंड एंजो वाज अ कंप्लीट टेस्टामेंट टू द स्टेटमेंट. एंजो ने 1945 तक वॉर खत्म होने का वेट किया. And when the war finally ended in 1947, Ferrari started a company which went on to build the best race cars in the world. Now the question over here is, जब इटली इतने पॉवर्टी से गुजर रहा था, इकोनॉमिक कंडीशंस इतने अनस्टेबल थे, तब आखिर एंजो को कैसे लगा कि उसकी कार्स को लोग अप्रिशिएट करेंगे? Well, somehow Enzo thought that even though the country was suffering, there was always a small segment of rich people who would appreciate a luxury car and would love to have one. This was Ferrari 125S, which was launched in very special 1.5 liter V12 engine back in 1947. अब सवाल आखिर ये आता है कि फरारी कार्स में आखिर ऐसी क्या बात थी जो उन्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन कार्स में से एक बनाता है. फर्स्टली, जब ज्यादातर नॉर्मल गाड़ियां 60 to 80 माइल्स पर आवर्स, लग्जरी कार्स 100 माइल्स पर आवर्स एंड हाई एंड स्पोर्ट्स कार 120 माइल्स पर आवर्स की टॉप स्पीड को टच कर पाती, at that time Ferrari launched its 125S, which could reach a staggering speed of 130 miles per hour, which is 210 kilometers. That too back in 1947. Secondly, a perfect balance between weight and horsepower, जिसने वर्ल्ड के टॉप इंजीनियर्स को भी फैसिनेट कर दिया. उन लोगों के लिए जो नहीं जानते, हॉर्स पावर यानी HP एक मेजरमेंट यूनिट है जो इंजन की पावर को डिफाइन करता है. सोचिए एक घोड़ा जो किसी कार को खींच रहा है, सो जितना पावरफुल घोड़ा उतनी ही तेजी और फोर्स से वो उस कार को खींच पाएगा. सिमिलरली एक इंजन जिसमें ज्यादा हॉर्स पावर है, वो किसी भी कार को काफी कम टाइम में मैक्सिमम एक्सेलरेशन देके एक टॉप स्पीड तक पहुंचा सकती है कंपेयर टू अ कार हैविंग लो हॉर्स पावर. लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर आप हॉर्स पावर बढ़ाते हो तो ऑटोमेटिकली द वेट ऑफ द कार इंक्रीजेस, क्योंकि हॉर्स पावर बढ़ाने के लिए फर्स्टली बड़े इंजन की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें ज्यादा सिलेंडर्स हो. सेकेंडली, स्ट्रॉन्गर इंटरनल कंपोनेंट्स जैसे पिस्टन्स और कनेक्टिंग रॉड्स जो ज्यादा स्ट्रेस को हैंडल कर सके. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ड्यूरिंग हाई एक्सेलरेशन, हॉर्स पावर इंजन्स जनरेट मोर हीट, सो दे रिक्वायर अ कूलिंग सिस्टम व्हिच इवेंचुअली एड्स ऑन टू द वेट ऑफ द कार. इसी वजह से कार की परफॉर्मेंस को एक स्पेशल यूनिट से डिनोट किया जाता है, व्हिच इज हॉर्स पावर पर टन. और जितना ज्यादा ये नंबर, उतनी ही बेहतर कार की परफॉर्मेंस. अब जरा फरारी 125S पर गौर डालिए. अल्फा रोमियो का पावर टू वेट रेशियो था 60 हॉर्स पावर पर टन, BMW का 95 हॉर्स पावर पर टन, लेकिन फरारी और मैसेराटी का 181 और 229 हॉर्स पावर पर टन. इस तरह से एंजो फरारी ने अल्फा रोमियो को, जिसमें वो खुद एक टाइम काम किया करते थे, को अपनी पहली कार से ही आउट परफॉर्म कर दिया. फरारी ने 1950s में अपना डेब्यू किया और महज 2 साल के छोटे से टाइम स्पैन में अपना पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीता. और अपने इसी इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस की वजह से फरारी वाज एबल टू विन चैंपियनशिप्स आफ्टर चैंपियनशिप्स, जिसने फरारी को ग्लोबल लेवल पर एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन भी दिया. Lastly, because the cars look like the work of an art, Ferrari became an aspiration for the rich, not only in Italy but all across the world. In fact, Enzo had a simple philosophy to build a car that would perform exceptional enough on a track and beautiful enough to be displayed on a museum.
फरारी के डिजाइन में हर कर्व, वेंट और लाइन इतने डिटेलिंग के साथ बनाए गए थे कि वो सिर्फ कार की परफॉर्मेंस को ही नहीं बढ़ाते बल्कि देखने में भी उतने ही अट्रैक्टिव लगते, which people also crave to see। लेकिन आयरनी ये थी कि जितनी फरारी एक एस्पिरेशन थी, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उतने ही खराब थे। एंजो का ऑब्सेशन क्वालिटी और परफॉर्मेंस के साथ इतना जुड़ चुका था कि कंपनी couldn't produce enough cars for the demand it had। फॉर एग्जाम्पल फरारी 250 GTO जैसे मॉडल्स सिर्फ 36 यूनिट्स में मैन्युफैक्चर किए गए थे, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये हुआ कि ऑल्दो फरारी बिकेम अ रिच मैन्स पोजीशन, फरारी खुद बैंकरप्सी के कगार पर आ चुकी थी। रीजन बीइंग एंजो और उसकी पूरी टीम का फोकस रेस प्रोग्राम्स और रेस कार मॉडल्स डेवलप करने पर था, जो काफी कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग भी थे। उस समय एंजो अपने मैनेजमेंट स्टाइल के लिए इतने इनफेमस हो चुके थे that he would purposefully pit the drivers against each other in the same team and would put so much pressure on them that even some drivers lost their lives during the race। अब क्योंकि ये सारे इंसिडेंसेस फरारी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को और भी बढ़ा देते, ड्यूरिंग द लेट 1960s फरारी वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। अब सवाल ये है कि एंजो ने इस क्राइसिस से निकालने का रास्ता कैसे निकाला, बट ये जानने से पहले अगर आप सभी ने इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब का बटन तो आप सभी के लिए फ्री है, बट इससे हमारी ग्रोथ और रिसर्च में काफ़ी हेल्प होगी। नाउ बैक टू द वीडियो। एंजो फरारी ने अपनी कंपनी के सर्वाइवल के लिए पहले फोर्ड से फंडिंग ली, लेकिन ये डील एक फेलियर रही। फिर 1969 आते आते फरारी ने अपनी कंपनी का 50% स्टेक फिएट को बेच दिया, जिस पार्टनरशिप ने फरारी को दो बड़े बेनिफिट्स दिए। फर्स्ट, फिएट ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करे, विच मेड श्योर नए मॉडल्स प्रोवाइड हो और रेसिंग प्रोग्राम्स को भी डेवलप किया जा सके। सेकेंडली, फिएट के सपोर्ट के साथ उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी 619 कार से बढ़ाकर 1246 कार्स तक पहुंचा दी, और ये वही वक्त था जब फरारी ने अपनी बड़ी फैक्ट्री भी सेटअप करी, जिसने फरारी के बिजनेस को एक मेजर स्केल पे एम्प अप किया। नाउ हियर्स व्हेन द ड्रीम ऑफ फरारी पिक्ड अप अगेन, जब आने वाले वक्त में उन्होंने 2000 ग्रैंड प्रिक्स और 16 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप्स भी जीते, एंड इवेंचुअली मोटर स्पोर्ट्स हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल टीम भी बन गई फरारी। अब क्योंकि एंजो फरारी का मानना था कि एक कार की रियल आइडेंटिटी उसकी रेस जीतने की एबिलिटीज में नहीं बल्कि उसके एक्सटीरियर फीचर्स और लग्जरियस क्वालिटीज में होती है, इस वजह से मासेस में वक्त के साथ साथ फरारी को एज एवरेज इटालियन कार ब्रांड के रूप में परसीव किया जाने लगा। लेकिन अगली जनरेशन के रिच लोगों को लग्जरी कार्स और ज्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग चाहिए थी, इवन ऑन द एक्सटीरियर। एंड इसी इंसिडेंट्स ने मार्केट में एंजो फरारी को ये सिखाया कि ईगो एक ऐसी चीज है दैट डेडन्स द पेन ऑफ स्टुपिडिटी। एंड ये वो वक्त था जब एंजो को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर दुनिया के रिनाउंड डिजाइनर से कोलैबोरेट भी करना पड़ा। एंड द रिजल्ट ऑफ दीज कोलैबोरेशंस वर सम ऑफ द हिस्टोरिक कार्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। 1984 में फरारी ने लॉन्च की अपनी टेस्टेरोसा, जो 20th सेंचुरी की बेस्ट सेलिंग कार भी बन गई। एंड आफ्टर विटनेसिंग द ड्रीम ऑफ अ ब्रांड, एंजो पास्ड अवे 1988, जब ज्यादातर लोग 90 साल की उम्र में रिटायर होते या 30 साल की एज में ही अपने रिटायरमेंट प्लान बनाते ड्यू टू सोशल मीडिया, तब एंजो फरारी ने 90 साल की उम्र तक फरारी जैसी कंपनी में काम किया। दिस वॉज द पैशन ऑफ एंजो फरारी फॉर इंजीनियरिंग। But this is where, ladies and gentlemen, a new era of Ferrari was born with the chairman named Montezemolo. अब जैसे Tim Cook turned Steve Jobs' Apple from a hardware to a software company, similarly Montezemolo also turned Ferrari's automobile race car company to a luxurious lifestyle brand। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज फरारी सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बल्कि अपने परफ्यूम्स, टी शर्ट्स और कैप्स भी हाई प्रीमियम पर बेचता है, जो आज एक सिंबल ऑफ स्टेटस भी बन चुके हैं। एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दुबई में a decathlon bag sells for 35 dirhams, Nike, the most expensive Nike cap, sells for 200 dirhams, and the Scuderia bags cost around 231 dirhams. Which brings us to our next segment कि कैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स को इतने प्रीमियम प्राइसिंग पर बेच सकती है। यह है फरारी का जीनियस मार्केटिंग प्लान, जिसमें 3 पिलर्स इंक्लूडेड है। फर्स्ट, विजिबिलिटी, सेकंड, एक्सेसिबिलिटी, एंड थर्डली a strange sounding plan called the halo effect। फरारी ने लेजेंडरी F1 ड्राइवर माइकल शूमाकर के साथ पार्टनरशिप किए, जिसने 1996 से लेकर 2004 के बीच में 7 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप्स को डोमिनेट किया। सिमिलरली फास्ट एंड फ्यूरियस, बैड बॉयज और इटालियन जॉब जैसे कई मूवीज और सिटकॉम्स ने भी फरारी को लग्जरी एंड स्टेटस ऑफ सिंबल की तरह पोर्ट्रे किया, जिन स्ट्रैटेजीज ने फरारी को दुनिया का सबसे आइकॉनिक ब्रांड बना दिया। अब जब भी हम किसी फरारी के प्रोडक्ट को देखते हैं, जैसे कि एक वॉच या फिर जैकेट,
हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उसे फरारी के लग्जरी और एक्सक्लूसिविटी के साथ एसोसिएट करके इमोशनली प्रोसेस करता है। इसका मतलब अगर किसी स्टोर में आपको नाइकी जैकेट और फरारी जैकेट दोनों सेम मटेरियल्स के दिख जाए, तब भी आप फरारी को प्रीमियम और सुपीरियर क्वालिटी के साथ एसोसिएट करोगे। नाउ दिस इज कॉल्ड अ हेलो इफेक्ट, जो किसी भी कमोडिटी के परसीव्ड वैल्यू को बढ़ा देता है और अपने एक्सक्लूसिव इनिशियल इंप्रेशंस के जरिए हमारे ब्लाइंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस भी करता है, जिस वजह से वो अपने लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स पर प्रीमियम प्राइसिंग इतने आसानी से जस्टिफाई भी कर पाते हैं। फरारी की स्टोरी एक ऐसे ह्यूमन एंडेवर की कहानी है जिसने पहले तो इंजीनियरिंग और डिजाइन पर फोकस करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया एंड देन सही मार्केटिंग और पोजीशनिंग से उसी प्रोडक्ट को एक आइकॉनिक ऑटोमोबाइल कंपनी। एंड फाइनली दिस ब्रिंग्स अस टू द वैल्यूएबल बिजनेस लेसन्स व्हिच वी कैन लर्न फ्रॉम फरारी। First, good old persistence is the key and nothing can replace it. Nothing is more common than unsuccessful men with talent. Second, Enzo was a school dropout with having zero engineering background, but still engineering के unwavering passion ने उन्हें दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और renowned engineers की लिस्ट में भी ऐड कर दिया। अगर एक्सीलेंस और ब्रांड पोजिशनिंग करेक्ट हो तो दैट कैन टर्न अ लोगो इनटू अ बैज ऑफ ऑनर एंड अ कमोडिटी इनटू अ प्रेशियस कलेक्टिबल। तो दोस्तों ये थी फरारी के राइज, फॉल और डिप्रेशन से अगेन राइज तक की कहानी। तो दोस्तों अगर आपको इस मेरे नए इनिशिएटिव से कोई वैल्यू मिली तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें एंड सी यू इन द नेक्स्ट बिजनेस केस स्टडी।